राधे राधे प्रिय दर्शकों, जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय कमलेश जी अब समझ चुके थे कि उनके जिंदगी के बुरे दिन आ चुके हैं। कमलेश जी के बेटे सूरज को उनकी कंपनी ने दूसरी जगह भेज दिया था एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सूरज के जाते ही सूरज की पत्नी स्मिता अपने ससुर के साथ बिल्कुल उल्टा व्यवहार करने लगती थी। शाम तक सूरज लौटता तो कम से कम उसे डर तो रहता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को जानते हैं कि सूरज की पत्नी ऐसा क्यों करती थी और सूरज के बाहर चले जाने पर, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर चले जाने पर वह कमलेश जी के साथ क्या-क्या किया। कमलेश जी जिंदा भी बचे कि नहीं। सुबह के 8 बज चुके थे। सूरज नहा चुका था। अपनी पत्नी स्मिता को आवाज दे रहा था, स्मिता, आज तो तुम्हें थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। तुम मेरे 3 जोड़ी कपड़े रख दो, ज्यादा कुछ नहीं। अगर मुझे वहां कुछ जरूरत पड़ी तो मैं खरीद लूंगा। तुम मेरे लिए टिफिन बना दो, ज्यादा खाना मत देना, मैं सिर्फ एक ही बार खाऊंगा। आज सूरज जा रहा था, अपनी पत्नी को कह रहा था। किचन से स्मिता आवाज देती है, हाँ जी, कपड़े तो मैंने रात को ही प्रेस करके रख दिए थे, जरा सूटकेस में रख लो, और मैं अभी टिफिन तैयार कर रही हूँ। सूरज जल्दी से बेडरूम में गया और कपड़ा टेबल पर ऊपर ही रखा था तो वह उठा कर लाया, अपने सूटकेस में रखा। फिर आवाज देता है, मुझे जल्दी से टिफिन दे दो वरना मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। सूरज की पत्नी स्मिता टिफिन लेकर आई और कुछ सूखा नाश्ता सूरज को देते हुए कहती है, जाओ, संभाल कर जाओ, मैंने सारी तैयारियां कर दिया है। सूरज अपने पिता से मिलता है, पापा, आप अपना ध्यान रखना, और अपनी पत्नी से कहता है, स्मिता, मेरे पिताजी का ध्यान रखना, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको समय समय से दवाइयां देते जाना। सूरज का बेटा प्रिंस, जिसका स्कूल में प्रियांशु नाम था, बड़े ही प्यार से घर में सब उसे प्रिंस कहते थे। उसके पास सूरज जाकर उसके यहाँ नाक में उंगली मारकर कहता है, प्रिंस बेटा, दादाजी का ध्यान रखना। प्रिंस कहता है, ओके पापा, आप जल्दी आना और कॉल भी करना मुझे, और मेरे लिए वहां से ढेर सारे खिलौने लाना। सूरज अपने बेटे प्रिंस को दोनों गालों पर पप्पी देता है और गोद में उठाकर रख देता है। फिर सबको बाय बोलकर वह अपनी कार में बैठकर चला जाता है। सूरज की पत्नी स्मिता ऐसे महसूस करती है जैसे उसके सिर से कितना बड़ा बोझ उठ चुका हो। अब वह घर की मालकिन जो ठहरी, वह सूरज के जाते ही मोबाइल लेकर बैठ गई। अपनी माँ से बातें करने लगी, मम्मी, कल से तैयारी कर करके मेरे हाथ पैर दर्द होने लगे। इनको जाना था तो कल पूरा दिन और आज सुबह 4 बजे से उठी थी, तब जाके काम खत्म हुआ। पूरी आजादी मिल गई है, पर यह एक बुढ़ा जिसकी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। उधर से माँ ने क्या कहा, बेटी, अब तू अपना ध्यान रखना, पूरा दिन अपने ससुर के ही जिम्मेदारियों पर मत रहना कि उसे ये देना है, ये करना, अब जी ले तू अपनी जिंदगी। माँ की बात सुनकर स्मिता कहने लगी, अरे हाँ मम्मी, मैं कौन सा पूरा दिन बुढ़े का ख्याल रखने वाली हूँ। कल ही मैंने अपने घर पर किटी पार्टी रख दिया है, उसके बाद शॉपिंग जाऊंगी और प्रिंस को स्कूल में छोड़ दूंगी। मम्मी, अब तो मेरे दिन लौट आए हैं। जितने दिन ये सूरज थे तो दिन भर फोन करके अपने पापा के बारे में ही पूछते थे। इस तरह से सूरज की पत्नी स्मिता अपनी माँ से बातें करती है और फिर सहेलियों से बात करने में लग जाती है। इधर सूरज के जाते ही कमलेश जी को बड़ा दुख होता है। वह अपने कमरे में बैठकर रुआंसे हो जाते हैं। उन्हें अपने बहू के सारे व्यवहार याद आने लगते हैं कि कम से कम बेटे के रहते शाम को तो पेट भर खाना मिल जाता था, अब बहू वह भी नहीं देगी। बात ऐसी थी कि कमलेश जी का इस दुनिया में बेटे के सिवा कोई नहीं था। जब कमलेश जी का बेटा सूरज मात्र 3 महीने का था, तभी उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। काफी जांच के बाद पता चला कि कमलेश जी की पत्नी सावित्री जी के बच्चेदानी में कैंसर था। बच्चा पेट में था तभी। न जाने भगवान की ऐसी क्या कृपा थी कि बच्चे ने सही सलामत जन्म ले लिया। सावित्री जी को तो बच्चे जन्म देने के समय ही दुनिया छोड़ देना चाहिए था। डॉक्टरों ने कहा, बड़ी हिम्मत वाली औरत थी जो 3 महीने तक अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष लड़ती रही और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। कमलेश जी अपने बेटे सूरज को पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। कमलेश जी के घर में भी कोई नहीं था। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। कमलेश जी को उनके परिवार
समाज वालों ने काफी दबाव दिया कि वह शादी कर ले। अभी 3 महीने का बच्चा है, वह कैसे संभालेगी? कमलेश जी ने कहा, सब कुछ संभल जाएगा। 3 महीने का बच्चा है, उसके लिए मैं सौतेली माँ लाकर नहीं दूंगा। कमलेश जी ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। सूरज को संभालने के लिए उन्होंने एक आया रख दिया। फिर भी वह सूरज के आसपास ही रहा करते थे। उन्हें आया पर भी कोई खास भरोसा नहीं था। धीरे धीरे सूरज बड़ा होता गया। स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से उसकी एक अच्छी नौकरी लग गई। अब सूरज एक जिम्मेदार लड़का बन चुका था और अपने पिता कमलेश जी को बहुत ध्यान देता था, क्योंकि उसे माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। उसने ज्यादा अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया था। जन्म देने के 3 महीने बाद माँ तो दुनिया छोड़कर चली गई थी। सिर्फ तस्वीरों में ही अपनी माँ को देखा था और वही यादें थी। लेकिन कमलेश जी माँ और पिता दोनों बनकर पाले थे। सूरज अपने पिता को बहुत चाहता था। उनकी एक आवाज पर वह दौड़ा चला आता था। उनकी एक आंसू पर वह अपना रो रोकर दिन बिता देता। अपने पिता को कोई तकलीफ ना हो, सूरज ने दिल में ठान लिया था। सूरज ने शादी भी किया तो पिताजी की मर्जी से। पिताजी ने ही लड़की पसंद करके सूरज की शादी करवाई थी। शादी के बाद हमेशा अपनी पत्नी से सूरज यही कहता है, स्मिता, तुम माता पिता भाई बहन देवर जो भी मानो, सब कुछ मेरे पिता ही हैं। सारे रिश्तेदारों में से एक वही हैं जिन्हें तुम खास ध्यान रखना। यह सुनकर तो स्मिता का खून जल जाता था, लेकिन सूरज के सामने मुस्कुराकर कहती, चिंता मत करो, मेरे भी तो पिता हैं। लेकिन उसके दो रूप थे, सूरज के सामने अलग, सूरज के चले जाने के बाद अलग। आज जब सूरज बाहर चला जाता है तो इधर सूरज की पत्नी दूसरे दिन अपने घर में पार्टी रखती है। सुबह वह रात का बचा हुआ खाना अपने ससुर को दे दी थी और कह दी थी कि कमरे में ही रहना, आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती मत करना। कमलेश जी सुबह का ठंडा खाना, बासी रोटी बासी सब्जी दोपहर में खाए। सब्जी बदबू मार रही थी, लेकिन उन्हें मजबूरी में खाना पड़ा। कमजोर और बूढ़ा शरीर होने की वजह से उनका पेट खराब हो गया। उनके कमरे में टॉयलेट नहीं था। बार बार उन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ने लगी। वह अपने कमरे से निकलकर टॉयलेट तक जाने लगे। यह देखकर स्मिता को काफी बुरा लगा। वह एक आध बार आकर अपने ससुर को डांटी भी, तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार टॉयलेट में क्यों आते हो, मेरी सहेलियां देख रही हैं। ऐसा था, कमलेश जी के घर में हॉल, किचन और बेडरूम के बीचों बीच में बना हुआ था टॉयलेट। आखिर कमलेश जी क्या करते? पेट खराब होने की वजह से उन्हें मजबूरी में निकलना पड़ा। सहेलियां बार बार देखती और मुंह बना लेती। यह सब स्मिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह आज अपने आप को बहुत इंसल्ट महसूस कर रही थी। पार्टी खत्म होते ही, सहेलियों के जाते ही स्मिता अपने ससुर पर टूट पड़ी। बुढ़ा, शर्म नहीं आती, सुबह ही खाने को दे दिया था। जब पेट में कंट्रोल नहीं रहता तो कुछ मत खाया कर। खाने के लिए तो मना नहीं करेगा, गले तक ठूस ठूस कर खा लेगा और फिर पचाया नहीं जाएगा। कमलेश जी ने कहा, बहू, तुमने आलू टमाटर की बासी सब्जी दी थी। तुमको पता है कि आलू मुझे सूट नहीं करता, खाते ही पेट खराब हो जाता है। और फिर सब्जी बासी थी, वह तो और भी नुकसान कर गई। स्मिता गुस्से से इधर उधर देखी। वहीं टेबल पर खाली स्टील का लोटा पड़ा था। उसे उठाकर कमलेश जी की तरफ फेंक दिया। लोटा कमलेश जी के पेट में साइड में जाकर लगा। कमलेश जी पेट पकड़कर कराहते रह गए और स्मिता बाहर निकल गई और फिर कमरे में ताला बंद कर दिया। बाहर से कड़ी लगा दी और ताला मार दिया। अब देखती हूँ कैसे बाहर निकलेगा। अब तुझे तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया। स्मिता ने रात को कुछ खाने को भी नहीं दिया। कई बार टॉयलेट जाने की वजह से कमलेश जी को कमजोरी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी। उनको चक्कर सा लग रहा था। उन्होंने आवाज भी दिया, बहू, मुझे पानी तो दे दे, खाना नहीं देना है तो मत दे। लेकिन स्मिता ने दरवाजा नहीं खोला। प्रिंस उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा तो स्मिता ने आंख दिखाया और डांटते हुए कहा, तू शांति से खा। अगर दादाजी के कमरे की तरफ गया
तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। 6 साल का मासूम बच्चा डर गया और चुपचाप बैठा रहा। आखिर माँ घर पे थी। डर के मारे प्रिंस भी अपने दादाजी के कमरे तक नहीं जा पाया। रात भर कमलेश जी भूखे प्यासे कमरे में बंद पड़े रह गए। दूसरे दिन प्रिंस मौका देखता रहा कि कैसे दादाजी के कमरे में जाऊं, लेकिन समय नहीं मिला। माँ ने उसे नहला धुलाकर टिफिन देकर नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया। शाम को जब प्रिंस लौट कर आया तो उसकी नजरें दादाजी के कमरे में थी। अभी भी ताला बंद था। जब वह शाम को खाना खाने लगा तो माँ से बोला, माँ, दादाजी को भूख लगी होगी, अभी भी तुमने उनका ताला नहीं खोला। पापा बोलकर गए थे दादाजी का ध्यान रखना, आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा। फिर से स्मिता ने डांट कर कहा, एक थप्पड़ अभी लगाऊंगी, बड़ाया दादाजी का ध्यान रखने वाला। मैं देख लूंगी, तू खा और सोने चल। प्रिंस कमरे में सोने चला गया। माँ भी किचन का काम खत्म करके सोने चली गई, लेकिन अभी प्रिंस को नींद नहीं आ रही थी। वह चुपके से माँ के सोने के बाद उठा और किचन में गया तो देखा कि 2 रोटी डिब्बे में रखी थी। रोटी वाले डिब्बे को धीरे से उसने खोला और वह दोनों रोटी निकालकर दरवाजे के पास आकर थप थप कहता है, दादाजी, लो मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ। अभी तक कमलेश जी की हालत बेहोशी में हो गई थी। वह जमीन पर पड़े थे। उनसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। पोते की आवाज सुनकर वह ओंठ को चाटते हुए धीरे से बोले, बेटा, पानी दे दे, पानी, गला सूख रहा है। यह सुनकर रोटी को दरवाजे से सरका दिया प्रिंस ने और पानी लेने चला गया। पानी तो ले आया, लेकिन बंद दरवाजे में वह पानी कैसे डाले। गिलास को वह दरवाजे से इधर उधर चारों तरफ से पानी डालने की कोशिश किया। गिलास अंदर जा नहीं रही थी। वहीं पर गिलास सरक कर गिर गई। पानी कमरे के अंदर तक चला गया। कमलेश जी ने अपने हाथों से पानी को छुआ और अपने होठों में लगा लिए। कई बूंद उन्होंने पानी हाथों से उठा उठाकर चाटा और होंठ गीले किए। प्रिंस क्या कर पाता, बेचारा कमरे में चला गया। उधर अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था सूरज को ऑफिस में गए हुए कि अचानक से उसे बेचैनी होने लगी। रात को उसे लग रहा था कि मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं, मेरी माँ मुझसे कुछ कहना चाहती है। वह आधी रात को उठकर बैठ गया। उसका मन नहीं लग रहा था। उसने अपने बॉस के पास कॉल किया और कहने लगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब सी लग रही है, मुझे वापिस आना है, आप मेरे लिए यहाँ से छुट्टी दिलवा दो। बॉस ने कहा, प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारी नौकरी का सवाल है। सूरज ने कहा, मैं कर लेता, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिता का कोई नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से आने दो। बॉस ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। बॉस भी जानते थे कि ईमानदार बेटा है, ईमानदार लड़का है, कभी ऑफिस में ऐसे बेईमानी नहीं किया और न ही झूठ बोलकर छुट्टी लिया। जरूर वह किसी मुश्किल में होगा। बॉस ने उसे कह दिया कि ठीक है, तुम आओ, फिर 15 दिन के बाद तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। सूरज रातों रात वहां से चल दिया और सुबह होते ही अपने घर पहुंचा। उसने मन में सोचा कि पहले मैं स्मिता को फोन कर लूं, लेकिन वह रात को कर नहीं पाया क्योंकि इसकी मोबाइल भी बंद हो गई थी। आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक ही आ गया। वह जब दरवाजे पर पहुंचा तो सुबह 6 बज चुके थे। दरवाजा खटखटाया, स्मिता अभी सो रही थी। फिर भी वह दरवाजे की आवाज सुनकर सोची दूध वाला आया होगा, तो दरवाजे तक पहुंची और दरवाजा खोली तो सामने सूरज था। देखकर उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। अभी भी जो वह नींद में थी, तो उसकी आंखें बराबर खुल गई। नींद कोसों दूर चली गई। सूरज, तुम अचानक से बताए भी नहीं। सूरज ने कहा, अचानक से आया तो अंदर नहीं आने दोगी? मेरा कुछ मन ठीक नहीं लग रहा था। कैसा है मेरा बेटा प्रिंस? और पिताजी कैसे हैं? घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? सूरज मम्मी और पापा की आवाजें सुनकर वह भी अपने बिस्तर से आंखें मलता हुआ बाहर आया तो सामने पापा खड़े थे।
पापा को देखते ही कहने लगा, पापा आ गए? हाँ बेटा, तेरे दादाजी कैसे हैं? वह तो बाहर नहीं निकले, क्योंकि पापा तो सुबह 6 बजे ही उठ जाया करते थे। इतनी आवाजें आ रही है, फिर भी पापा नहीं उठ रहे। पापा का नाम लेते ही सूरज रोने लगा। पापा, दादाजी को बचा लो। मम्मी ने दादाजी को बंद कर दिया है। दादाजी कल धीरे धीरे आवाज में पानी मांग रहे थे। दादाजी मर जाएंगे। मम्मी ने उन्हें खाना भी नहीं दिया। यह सुनकर सूरज जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। देखा तो पिताजी के कमरे में ताला बंद था। स्मिता, यह सब क्या है? स्मिता ने कहा, यह बच्चा है, इसकी बातों पर क्यों आ रहे हो? तो सूरज ने कहा, फिर यह पिताजी के कमरे में ताला क्यों है? पिताजी कहाँ हैं? आगे आकर प्रिंस ने कहा, अंदर है दादाजी, मम्मी ने बंद कर रखा है। सूरज ने कहा, स्मिता चाबी लाओ, अभी लाओ। स्मिता ने इधर उधर चाबी ढूंढा, चाबी मिल नहीं रही थी। सूरज बार बार बाहर से आवाज दे रहा था, पापा कैसे हो, कुछ तो बोलो पापा। लेकिन अब कमलेश जी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, वह बेहोश पड़े थे। सूरज दरवाजे पर धक्का देता और चिल्लाता, चाबी ला स्मिता। स्मिता इधर उधर चाबी ढूंढती रही, उसे चाबी नहीं मिल रही थी। सूरज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। तभी प्रिंस चाबी ढूंढकर लाया। लो पापा चाबी। चाबी से जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि उसके पिताजी जमीन पर पड़े थे। पानी फैला हुआ था, उनका हाथ पानी में ही था। जल्दी से सूरज ने अपने पिताजी को उठाया और बच्चों की तरह लेकर कार में लेटा दिया बीच वाली सीट में और हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचकर वह डॉक्टर को चिल्लाने लगा, प्लीज डॉक्टर, जल्दी कीजिए, मेरे पिताजी को क्या हो गया है? डॉक्टर ने जल्दी से उसके पिताजी को एडमिट किया, ट्रीटमेंट चालू किया, ग्लूकोज चढ़ाया, दूसरा ग्लूकोज चढ़ा, तब जाकर धीरे धीरे कमलेश जी के शरीर में थोड़ी सी एनर्जी हुई तो उन्हें होश आया और आंखें खुली। सूरज ने डॉक्टर से पूछा, मेरे पिताजी को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, कितने गैर जिम्मेदार हो, कौन हो तुम इस मरीज के? सूरज ने कहा, यह मेरे पिताजी हैं। डॉक्टर ने कहा, इस उम्र में इन्हें 3 दिन से भूखा क्यों रखा? इनके शरीर में, इनके पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं है। शरीर में पानी की कमी हो गई है। इन्हें भूखे प्यासे क्यों रखा? कैसे बेटे हो तुम? डॉक्टर सब बता ही रहे थे कि तभी स्मिता भी प्रिंस को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर सूरज के हाथ में रिपोर्ट देकर चले जाते हैं। सूरज अपनी पत्नी को देखकर उस पर भड़क पड़ता है, तू यहाँ क्या लेने आई है? बता, मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उन्हें 3 दिन से भूखा प्यासा रखा? क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? स्मिता नीचे सर झुकाते हुए कहती है, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे पिताजी का पेट खराब था, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़े दिन तक कुछ मत खाओ तो ठीक लगेगा। और मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। वह बात को बदलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सूरज अब उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ताला क्यों बंद किया था? तो स्मिता ने झूठ बोल दिया, अरे मैंने नहीं किया था, लुका छुपी खेल रहा था प्रिंस, गलती से बंद हो गया होगा। प्रिंस ने माँ की तरफ देखा तो स्मिता ने आंखें बड़ी करके उसे डरा दिया। प्रिंस सकुचा गया। तो सूरज ने कहा, कितना झूठ बोलेगी तू, अब तेरा सच सामने आ चुका है। डॉक्टर कभी इतना झूठ नहीं बोलते। सारी रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि 3 दिन से तूने उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं दिया। खैर, अभी हॉस्पिटल में मैं हंगामा नहीं करना चाहता। एक बार मेरे पिताजी कुछ बोल तो दे, सब कुछ सच सच बता दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। यह कहकर वह अपने पिताजी के पास चला गया। थोड़ा थोड़ा आंखें खोल रहे कमलेश जी से वह उनके पास बैठकर पूछता है, पापा कैसे हो? धीरे से कमलेश जी ने कहा, बेटा तू तो बाहर गए थे, कब आ गए? सूरज ने कहा, पापा भगवान ने मुझे सब कुछ संकेत दिया, सब कुछ बताया। भगवान की कृपा से ही मैं वापिस आ गया, वरना आपको तो आज जिंदा भी नहीं पाता। कमलेश जी के आंखों में आंसू आ गए।
वह आंसू को पोंछकर छुपाते हुए कहने लगे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। बहू मेरा बहुत ध्यान रख रही थी। बस मेरी थोड़ी-सी तबीयत खाने-पीने की वजह से बिगड़ गई थी। सूरज ने कहा, पापा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़ुबान से नहीं बोलोगे, रिपोर्ट सब कुछ साफ-साफ बता रही है। प्रिंस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। शाम तक कमलेश जी की हालत थोड़ा सुधरी तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया और सूरज उन्हें अपने घर लेकर आया। अब बारी थी असली फैसले की, जो स्मिता के साथ करना था। स्मिता भी किचन में चली गई खिचड़ी बनाने, लेकिन सूरज ने उसे आवाज दिया, स्मिता, तेरे हाथ का बना कोई नहीं खाएगा। किचन में कुछ मत बना, तू हत्यारन है। जल्दी बता, तूने मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया? स्मिता से बार बार पूछने पर उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, जो भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो। तुमने आज तक अपने पिता के अलावा किसी और को देखा ही कहाँ। मेरे पिता का ध्यान रखना, कहीं बच्चे से कहीं मुझसे, जब देखो यही बोलते रहते हो। तुम्हारा पिता मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में रोड़ा बना हुआ है, कांटा बना हुआ है। इसे मैं निकाल देना चाहती थी। और सुन लो, तुम्हारे पिता के साथ अब मैं एक पल नहीं रहूंगी। तुम मेरे साथ अकेले रहोगे। यह सुनकर सूरज ने स्मिता के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिया। तेरे साथ अब तो इस घर में एक पल नहीं रहेगी। मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। सारी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आई बड़ी मेरे साथ अकेले रहने वाली। तू तो मेरे पिता को जान से मार ही डालती अगर मैं वापिस नहीं आता तो। स्मिता रोते हुए गाल पर हाथ रखे कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन कर दिया। करीब 1 घंटे के अंदर उसकी माँ पहुंच गई, क्योंकि उसी शहर में उसका मायका भी था। उसकी माँ आते ही कहने लगी, दामाद जी, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी बेटी पर हाथ उठाने लगे? सूरज गुस्से में तालियां बजाते हुए सास के पास आकर कहता है, वाह माँ जी वाह, आपने अच्छी शिक्षा दिया है अपनी बेटी को। आपने ही यह सब सिखाया होगा। अगर आपके साथ या आपके पति के साथ ऐसा आपकी बहू करती तो आपको क्या लगता? क्या आपको उससे खुशी मिलती या आपका बेटा खुश होता? सूरज की बातें सुनकर स्मिता की माँ ने कहा, ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो आप मेरे घर तक पहुंच गए ताना मारने? दामाद जी, सूरज ने हाथ पकड़कर कहा, आइए आइए माँ जी, देखिए, मेरे पिताजी को अभी हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। उनके बेड पर रखे हुए रिपोर्ट को खोल खोल कर सूरज गुस्से में दिखाने लगा। यह देखिए, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला है कि 3 दिन से मेरे पिताजी के पेट में न एक अन्न न जल की एक बूंद। आपकी बेटी ने उन्हें भूखे प्यासे कमरे में बंद रखा। अगर आपको आपकी बहू ऐसे ही बंद कर दी तो आपको क्या लगेगा? बताइए। आपको खुशी मिलेगी? आपका बेटा खुश होगा? यह सुनकर स्मिता की अम्मा आंखें चुराने लगी। अपनी बेटी को आवाज दी, बेटी, यह तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्मिता ने कहा, माँ मैंने तुमसे बात किया था ना। तो स्मिता की माँ कहने लगी, बेटी मैंने तुम्हें यह तो नहीं कहा था। सूरज दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर कहने लगा, तो अब बात सामने आ गई। दोनों माँ बेटी की मिली भगत है। अब दोनों ही जेल जाओगी। स्मिता की माँ हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटी, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसाओ। मेरा बेटा और बहू पहले से ही खर्चा पानी कम देते हैं और यह सब सुनकर तो और भी सब बंद कर देंगे। हमें माफ कर दो बेटा। सूरज ने कहा, हम एक ही शर्त पर माफ करेंगे। आपकी बेटी स्मिता के साथ अब हम कभी नहीं रहेंगे। ले जाओ हमेशा के लिए अपनी बेटी को अपने घर। तलाक के पेपर भेज देंगे और यदि यह नहीं मानती तो हम इसे जेल भिजवाएंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे पास है। उस वक्त स्मिता की माँ डर गई थी और कहने लगी, चल बेटी, बाद में देख लेंगे। वह सोच रही थी कि पहले बेटी को घर ले जाती हूँ, कोर्ट कचहरी से बच जाए, फिर देखती हूँ ये कैसे तलाक दे देगा। लेकिन अब सूरज डरने वाला नहीं था। उसने स्मिता को उसी क्षण घर से निकाल दिया। अपनी माँ के साथ वह चली गई और 1 महीने के अंदर ही उसने तलाक का पेपर भी भिजवा दिया।
3 महीने में सूरज और स्मिता का तलाक भी हो गया। सूरज का बेटा प्रिंस अपनी माँ के साथ नहीं गया। वो 6 साल का था। उसे सूरज ने अपने पास रखा और पूरी जिम्मेदारी से संभालता रहा। सूरज की ही ऑफिस में एक लड़की थी जो सूरज को काफी पसंद करती थी, लेकिन उसकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने अपने माता-पिता से बात की और सूरज के घर पर भेज दिया। सूरज के पिताजी कमलेश जी से बात हुई तो वह खुश हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि हमारे पोते प्रिंस की अच्छी देखभाल करनी होगी एक माँ की तरह। तो उस लड़की ने पहले से ही वादा कर लिया कि हमारा इकलौता बेटा सूरज ही रहेगा। कभी भी मैं उस घर में आकर दोबारा माँ नहीं बनूंगी। सूरज को ही अपना बेटा मानूंगी। सूरज का एक ही बेटा प्रिंस रहेगा। सूरज को भी यह शर्त पसंद आई और उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली मोनिका नाम की लड़की से शादी कर लिया। मोनिका सूरज से शादी करने के बाद बच्चे को जन्म कभी नहीं दिया और प्रिंस को बहुत लाड प्यार करती और उसके पिता यानी कमलेश जी की भी खूब सेवा करती। उन्हें पिता की तरह रखती। साथ में हंसना, खाना, खेलना सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो चुका था। कमलेश जी को अब बहू के रूप में बेटी मिल चुकी थी। फिर भी सूरज अपने पिता को लेकर किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह अपने पिता की दवाइयाँ, उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाना, उनकी पर्सनल चीजें लाकर देना वह खुद किया करता था, क्योंकि एक बार वह पत्नी के ऊपर भरोसा करके पिता को छोड़कर गया था, तो दोबारा वह वही गलती नहीं करना चाहता था। कमलेश जी काफी कहते रहते, बेटा बहुत अच्छी है बहू। तो सूरज मुस्कुरा देता, ठीक है ना पापा, मैं कहाँ कहता हूँ कि बहू अच्छी नहीं है, बस मैं आपका बेटा हूँ, मैं भी अपना फर्ज पूरा करूँ, इसमें ही मेरी भलाई है। अब उस घर में पहले से ज्यादा खुशियां आ चुकी थी। उधर स्मिता अपने मायके में बैठी बैठी बोझ बन चुकी थी। वही माँ जो उसे शिक्षा देती रहती थी, अब उसे ताने देती। उसकी कई जगह से शादियों की भी चर्चा करती, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी बदनामी हर जगह हो गई थी। किस तरह से उसने अपने ससुर को भूखे प्यासे कमरे में बंद रखा था, इसीलिए आसपास में उसका कहीं रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। घर पर बोझ बनी पड़ी थी और अपने किए पर पछता रही थी। इधर सूरज को एक अच्छी जीवन साथी मिल गई और उसके पिता और उसके परिवार को खुशनुमा बना दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।